डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद अब जब खमेनी ने एक बार फिर से एक खुली धमकी दी है इजराइल को कि जिस तरीके से आप हमला कर रहे हैं आने वाले दिनों में ये हमला और भी बढ़ेगा, उसको लेकर के माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। और अब बात उस डर की जिसका सबको डर था, वही हुआ जो होना था। जब मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ तो सबने ये कहा कि भाई अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, अब की बार ईरान नहीं बचेगा। ट्रंप ने भी इस बीच पूरी पब्लिसिटी ली और पब्लिसिटी करते हुए नजर आए। ट्रंप ने बार बार धमकी दी, ईरान को चेतावनी दी कि इस वाले वॉर को रूल बहुत सिंपल होने वाला है। इस वाले वॉर का या तो सुधर जाओ वरना अमेरिका छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ग्लोबल फोरम ये मैसेज तैरने लगे ग्लोबल फोरम पर कि ट्रंप को सिर्फ बातें बनानी आती हैं, तो बस गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। अमेरिका युद्ध में कभी नहीं कूदेगा, ये कहा जा रहा था। अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे थे, बट जैसे ही सब वॉर को लेकर बैक सीट पर आराम से बैठ गए इस बयान के सामने आने के बाद, ट्रंप ने उसी वक्त युद्ध को फ्रंट गियर में शिफ्ट कर दिया। आज इस बुलेटिन में हम इसी युद्ध के सबसे जरूरी पहलू को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब ये जंग इजराइल और ईरान के बीच की नहीं रह गई है। अमेरिका की एंट्री ने मिडिल ईस्ट में एक नए न्यूक्लियर वॉर का चैप्टर ओपन कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अब कि न्यूक्लियर वॉर का सायरन बज चुका है और कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जो किया है उसके बाद ये कहा जा रहा है। अमेरिका ने तो ईरान की जबरदस्त धुलाई की है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या ईरान वापस से काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा? इतना सब होने के बाद क्या ईरान अपना बदला लेगा या फिर चुपचाप बैठकर अपने खात्मे का तमाशा देखेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सरेंडर का बात कही थी और सरेंडर की बात के साथ साथ में अटैक फिर कर दिया गया। और एक और चीज ध्यान देने वाली यहां पर यह है, वो ये कि इजराइल के लिए अमेरिका तो वॉर फ्रंट पर कूद गया, तो क्या अब ईरान की साइड रशिया और चाइना लेने वाले हैं? क्या ईरान का पलड़ा भारी होने वाला है? क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? यह भी कहा जा रहा है। एक एक चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग का रुख करते हैं। इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद में विश्व दो खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है और भी ज्यादा आक्रामक ये युद्ध आने वाले समय में हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर बीते दिन अमेरिका ने एक के बाद एक हमले किए, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान में बंकर क्लस्टर बम्स गिराए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, ईरान के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है। 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है ईरान के, काफी नुकसान ईरान को हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, उनके ऊपर एक बड़ा हमला किया है। ट्रंप का दावा सामने आया है कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका का मेन टारगेट फोर्डो था। अमेरिका ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया और हमले के बाद में अब शांति की अपील की जा रही है। अब अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों के ऊपर अटैक किया है वो क्यों अहम है ईरान के लिए, ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहला पॉइंट ये कि नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर को उड़ा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। ईरान में मौजूद है, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम स्टोरेज पावर प्लांट इसको कहा जाता है, और ये नुकसान ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम इस कारखाने में मौजूद है, स्टोरेज हाउस में मौजूद है। नेतन्याहू ने इसे सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। वहीं दूसरा निशाना जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया ईरान में, वो था फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट का। दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का स्टोरेज हाउस इसको कहा जाता है। प्यूरिफिकेशन प्लांट हवाई हमले में आसानी से तबाह करना नामुमकिन है इसको। पहाड़ी में लगभग 295 फीट गहराई में यह प्लांट मौजूद है। आप सोचिए कि अमेरिका ने कितनी सटीक तरीके से निशाना लगाया, जो पहाड़ी के इतना अंदर जाकर भी इस स्टोरेज हाउस को डिस्ट्रॉय किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन जो डिस्ट्रॉय किया गया है वो है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। यह ईरान का यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जो कि ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भी। यहां कच्चे यूरेनियम के गैस में तब्दील किए जाने की बात कही जाती है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी मौजूद है और सब कुछ अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान में हमले के बाद में ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है। शांति कायम नहीं हुई तो और भी ज्यादा अटैक किया जाएगा, यानी कि अगर ईरान ने अब सरेंडर नहीं किया तो आने वाले समय में ईरान को और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बात अब कह दी गई है। फिलहाल उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody
heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अब जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद में क्या मोड़ आने वाला है, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर डिस्कशन के लिए हमारे साथ में मौजूद है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, साथ साथ में कर्नल उत्कर्ष राठौर जी भी मौजूद है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपका रुख करूंगी। यूके देवनाथ जी, फिलहाल कहां ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है? अमेरिका की एंट्री एक बहुत बड़ा मैसेज वर्ल्ड को देती हुई नजर आ रही। अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड को और ईरान को बहुत बड़ा मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान क्या करेगा? ईरान 3 चीज़ों को करेगा और यहाँ करेगा या ना करेगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि ईरान पिछले 9-10 दिन से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। तो इतने बड़े अमेरिकन हमले के बाद आज क्या ईरान इजराइल पर फिर से अपने बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा? ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा ईरान दबाव में है, शायद आज 1 या 2 दिन के लिए वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को दूसरे कामों के लिए बचाना चाहेगा। दूसरी चीज़, क्या अब आयतुल्लाह खुमानी बदला लेने के लिए अपनी IRG कमांडर को बोल देंगे कि पर्शियन गल्फ में जो अमेरिकन फ़ौज है, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स के जो बेसिस हैं, कुवैत में है, अबू धाबी, UAE, ओमान, इन पर हमला करेगा? देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा आकलन ये है कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान ने इन अमेरिकन बेसिस पर हमला कर दिया तो अमेरिका ने जो अभी 2-4 बॉम्बर भेजे हैं वो 30-40 बॉम्बर भेज देगा। अमेरिका ने जो अभी 30-40 क्रूज मिसाइल फायर किए हैं टोमाहक, वो 300-400 फायर कर देगा। तो ईरान आज क्या करेगा? मेरा आकलन है कि ईरान ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से कनेक्ट करता है। और होगा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर ईरान की धमकी के हिसाब से? ईरान को अगर मानना ही होता तो वो पहले ही मान चुका होता। ईरान तब भी लगातार एक के बाद एक बमबारी कर रहा था, इजराइल के ऊपर अटैक करने से बाज नहीं आ रहा था। अमेरिका की एंट्री के बाद में क्या वाकई कर्नल उत्कर्ष ईरान मानने वाला है, घुटनों पर आने वाला है? हालांकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि विदिन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते का समय दिया गया था डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत रात को कार्रवाई कर देते हैं और एक के बाद एक बॉम्बर्स गिरा देते हैं। ये एक डिसेप्शन था कि विदिन 2 वीक्स उन्होंने बोला था और उसके बाद इन्होंने वीकेंड पे ये सारा करके दे दिया, क्योंकि इसके बीच में वो जिनेवा भी इनके फॉरेन मिनिस्टर गए थे बातचीत करने के लिए। रूस और चीन ने भी कुछ बात कही थी करने के लिए। बहरहाल अभी अमेरिका का अटैक हो गया है और आप जो कह रहे हैं कि अभी ईरान का क्या रिएक्शन होगा, अभी ईरान का रिएक्शन जो भी होगा उससे कितना एस्केलेट होगी वॉर, वो उससे फ़र्क पड़ता है। अभी यहाँ से ईरान मानेगा नहीं कि एक बार अमेरिकन अटैक के बाद हम बातचीत के लिए राज़ी हो जाएं, वो भी ईरान की छवि ख़राब करने के बराबर है या ईरान की लीडरशिप की छवि ख़राब करने से बराबर है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ मान के चलें कि ईरान का रिटेलिएशन आएगा। इस ईरान का रिटेलिएशन इजराइल पे आ सकता है, जैसा ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बोला कि अमेरिकन बेसेस में आ सकता है। ईरान के प्रॉक्सीज भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी बनेगा कौन? जब अमेरिका जैसा सुपर पावर सामने खड़ा है तो ईरान का साथ देने के लिए खुले तौर पर आएगा कौन? ये भी बड़ा सवाल। आपको यहाँ रोकते हुए एक बड़ी ब्रेकिंग, ईरान पर हमले के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू बोले हैं कि हमला इतिहास बदलने वाला फैसला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जमकर सराहना की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास बदल दिया, दुनिया को बचाया है, ये बात कही गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने इसे इतिहास बदलने वाला फैसला बता दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को सबसे खतरनाक हथियारों से रोकने के लिए जो कदम उठाया है वो आने वाले वक्त में एक ऐतिहासिक मिसाल बनने वाला है। आपको सुनवाते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities,
America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond. कर्नल उत्कर्ष से इसके बारे में समझूंगी, लेकिन उस बीच अमेरिका में JBU-57 बम से ईरान में तबाही मचाई है। उसकी तस्वीरें सामने आई है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की द्वारा। ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। हमले में परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। JBU-57 यानी कि बंकर बस्टर बम के साथ में भारी तबाही अमेरिका के द्वारा ईरान में मचाई गई है। ट्रंप का दावा भी सामने आया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को स्वीकारा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की सहायता के लिए ईरान के ऊपर अटैक किया है। अभी आप सुन रहे थे कि कैसे वो शुक्रिया करते हुए और अमेरिका की सराहना करते हुए नजर आते, लेकिन बंकर बस्टर बम बेहद खतरनाक श्रेणी के बम कहे जाते हैं। इस बीच ये बम कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये भी आपको बता देते हैं। JBU-57 कितना खतरनाक है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हमला करता है। B2 से 13,000 किलो वजनी JBU-57 नीचे गिराए जाते हैं। ये बम जमीन को फाड़ते हुए पाताल में बने ठिकानों तक को तबाह करने की क्षमताएं रखते हैं। बेहद खतरनाक इन बॉम्ब्स को कहा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है। ऐसा धमाका करता है JBU-57 कि आप सोच नहीं सकते, पाताल तक धुआं धुआं कर देता है। और यही कारण है कि जो डिस्ट्रॉय किए गए थे ठिकाने, वो कई ठिकाने ऐसे थे जो 200 फीट ज्यादा गहराई में ईरान के, तब भी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कितना खतरनाक है बम। साक्षी, इसको कहते हैं मैसिव पेनेट्रेटर ऑर्डिनेंस, और इस बम का खासियत ये है कि ये 13.6 टन का है और इसमें कोई 5.3 टन बारूद होता है और इतना वजनी होता है कि ये छेदता हुआ चला जाएगा। 200 फीट पहुंचने के बाद ये फटता है और जब इसका 5.5 टन का बारूद फटता है, वहां एक मिनी अर्थक्वेक पैदा करता है। अब आप देखिए ना सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में प्रमाण पेश करती हैं कि एक साथ में जब कई ऐसे बम गिराए गए होंगे अमेरिका के द्वारा, वो भी अलग अलग न्यूक्लियर ठिकानों पर सर, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट आएगा। आप देखिए एक बार में जब ये गिरते तो गड्ढा कर देते। अमेरिका ने बताया कि फोर्डो के जितने एंट्रेंस हैं उन सारे एंट्रेंस पे गिराया गया है, तो पूरी फैसिलिटी आज इनएक्सेसिबल हो गई है। कोई वहां जा नहीं सकता, कोई वो वहां से आ नहीं सकता। यूके देवनाथ जी, सर क्या इतने बड़े अटैक के बाद में ईरान में इतनी क्षमताएं हैं कि इतना ज्यादा लॉस होने के बाद में अमेरिका के द्वारा जो नुकसान किया गया उसके बाद ईरान वापस से रिटेलिएट करेगा, वापस से एक्शन मोड में आएगा? क्या इतनी क्षमताएं बची हैं ईरान में? हाँ साक्षी, ऐसा है कि देखो, अमेरिका के इन हमलों से ईरान की जो न्यूक्लियर युद्ध करने की क्षमता है, भविष्य में जो क्षमता बनती, उस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं ज़्यादातर, और ईरान के पास 20,000 से ज़्यादा छोटे वाले मिसाइल हैं जो कि 100, 200, 300, 500, 700 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं, वो भी इंटैक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि लेकिन अगर सर सवाल ये कि क्या ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अभी भी ईरान के पास है, क्या ये अमेरिका जैसी सुपर पावर, क्या ये रशिया, चाइना जैसी पावर्स अगर ये इजराइल के साथ में खुले तौर पर आ जाती है, तो क्या ये उनसे लड़ने में सक्षम है? इसमें कोई शक नहीं है कि ना रशिया ना चाइना खुलकर ईरान के साथ युद्ध में शामिल होगी। डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कुछ इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे, कुछ स्पेयर पार्ट्स और छोटे मोटे टैंक और तोप के गोले दे देंगे, लेकिन युद्ध लड़ने सामने नहीं आएंगे। लेकिन मैं साक्षी आपको बता दूंगा, अब हम उस मुहाने पे खड़े हैं जहां पे शायद, जैसा हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिकन फौजों ने सऊदी अरेबिया से और कुवैत से हमला किया था इराक पर, जब उन्हें लगा कि इराक में सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। Right. तो क्या अमेरिका अगले कदम को लेते हुए जमीनी हमला करेगा ईरान के ऊपर? ऐसे हालत में हमें याद रखना चाहिए कि ईरान और ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक कहा जा रहा है। सर आपको रोकते हुए सॉरी यहाँ पे, लेकिन दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि जिन JBU-57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है
वो बहुत खतरनाक है और ईरान के ऊपर ऐसा अटैक पहली बार हुआ है जिसमें बंकर क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया हो, बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते हैं कि JBU-57 बम क्या है और इसने कैसे ईरान में भारी तबाही मचाई, कैसे ये जो बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स है, 3 प्रमुख प्लांट्स ईरान के, वो पूरी तरीके से इस बम ने डिस्ट्रॉय कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम कहलाता है ये। परमाणु बम जितना ज्यादा खतरनाक होता है उतना ही इंपैक्ट होता है धरती पर। जब ये गिरता है तो कंपन महसूस होती है। JBU-57 सिर्फ अमेरिका के पास है, सिर्फ अमेरिका के पास, और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल ईरान में पहली बार किया है। करीब 13,500 किलो वजनी ये बम होता है। अब आप सोचिए 13,500 किलो वजनी बम को वहां पर जाकर ईरान में जाकर मारा है। बंकरों को निस्तनाबूद करने में माहिर होता है क्योंकि बंकर इंसान इसलिए बनाता है ताकि अपने आप को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ये बंकर को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। 200 फीट नीचे तक धमाका करने में इसकी सक्षमता है और ये पावरफुल है। कंक्रीट की 60 फीट मोटी परत तक को ये तोड़ सकता है, यानी कि कोई भी बंकर इस बम से बच नहीं सकता है, इसलिए इसको बंकर बस्टर कहा जाता है। अमेरिका के पास 15 से 20 ऐसे बड़े विमान है जो कि इस 13,500 किलो वजनी बम को उठाकर मारने की क्षमताएं रखते हैं। इस बीच हमारे साथ में गेस्ट लगातार बने हुए हैं। सर फिलहाल उत्कर्ष सर, फिलहाल कैसे इसको देखें, इतना बड़ा बम अमेरिका ने मार दिया है, क्षमताएं ईरान की भी काफी ज्यादा है, किस तरीके का रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से आता है तो आने वाले समय में आने वाला है? साक्षी, इसीलिए अभी तक इजराइल अमेरिका को उकसा रहा था कि आप वॉर ज्वाइन करो, क्योंकि ये बंकर बस्टर बम या ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर, ये दोनों इजराइल के पास नहीं है और ये अमेरिका ही डाल सकता था। तो इन्होंने फोर्डो पे ये डाल करके फोर्डो को आज के लिए एक तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया है। अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से मोड़ लेगी वो जानने वाली बात है। ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा? ईरान ने रिटेलिएट करना है। ईरान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो बातचीत के लिए मान जाए, घुटनों पे आ जाए, या रिटेलिएट करे। जहां तक ईरान के लोगों की और ईरान रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल होने को आए, क्या इजराइल ने गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया? आज भी गाजा वार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ईरान में लड़ाई अभी शुरू हुई है। अमेरिका या इजराइल इस बात को ना समझे कि उन्होंने ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया है। सिर्फ अभी तक एरियल वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर हो रहा है। तो अभी लड़ाई शुरू हुई है और ईरान इतनी जल्दी दमकन नहीं मारेगा। आक्रामक हमले हर तरफ से होते हुए नजर आने वाले हैं, खास करके अमेरिका की एंट्री के बाद में। इस बीच अमेरिकी हमलों के बाद में ईरान का भी बड़ा पलटवार सामने आ गया है। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर दी है, यानी कि अमेरिका एक तरफ जहां इजराइल के सपोर्ट में उतरते हुए ईरान को टारगेट करता हुआ नजर आया, वहीं अब ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल के ऊपर अभी भी हमले जारी रखे हैं, एक के बाद एक कई जगहों पर इजराइल में ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, फिलहाल इससे पहले भी वॉर क्राइम कंसीडर किया गया था, इजराइल में हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया था, और अब एक बार फिर से रिटेलिएशन ईरान की तरफ से जारी है। अब अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से लेगा, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि वक्त शांति का है, अगर रिटेलिएट किया तो और भी ज्यादा टारगेटेड अटैक्स किए जाएंगे ईरान के ऊपर। अमेरिका हमला करेगा तो अब क्या करेगा? या तो वो जो हमले किए हैं इन्हीं को और 3-4 गुना ज़्यादा करेगा। अभी उसने 4 बम्बर भेजे हैं, 14 भेजेगा। अभी उसने वहाँ पर 8 बम गिराए हैं, अगली बार 80 बम गिराएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या अमेरिका ज़मीनी हमला करेगा? हमें को आइडिया है कि अमेरिकन एयरफोर्स की करीबन 8 फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन से गल्फ में डिप्लॉयड हैं। यूएस एयरफोर्स ने वहाँ पर अपने हैवी बॉम्बर्स को रखा हुआ है। डियागो गार्सिया में पूरी प्रिपरेशन है, B-52 बॉम्बर जा सकते हैं। लेकिन जमीनी हमला क्या अमेरिका करेगा, जैसा उसने इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन के टाइम में किया था? अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका को तैयार रहना चाहिए कि ईरान की आर्मी, जो कि अच्छी खासी आर्मी है और प्रोफेशनली ट्रेंड है, उनको युद्ध लड़ने का भी तजुर्बा है। उन्होंने 10 साल तक इराक के साथ युद्ध किया था। तो इराक युद्ध में जो कैप्टन थे वो आज की तारीख में जनरल बन गए हैं वहां पर, उनको युद्ध का अनुभव है। तो अमेरिका ने अगर जमीनी हमला किया ईरान के ऊपर तो इसके अमेरिका को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन सर इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था कर्नल उत्कर्ष, तो तब हमने देखा कि यूक्रेन को चाहे सामान सप्लाई करना हुआ, हथियार सप्लाई करना हुआ, अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, खुलेआम सपोर्ट भी किया जा रहा था, लेकिन इस तरीके से तब भी कोई बॉम्बिंग नहीं की गई थी। लेकिन ईरान के युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हुई है।
देखिए, अमेरिका की एंट्री इसलिए हुई है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में दूसरी पार्टी थी रशिया, और रशिया एक बहुत बड़ा काउंटर बैलेंस है आज भी अमेरिका के लिए। अमेरिका की कोई बात नहीं मानी पुतिन ने शांति वार्ता में, लेकिन ऐसी हिमाकत वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ एक ईरान है, एक इजी प्रे है, जिसके ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाया और बॉम्बिंग कर दी। ये ईरान का टेम्पलेट और रशिया का टेम्पलेट दोनों अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लड़ाई शुरू हुई है, ये अभी सिर्फ शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा मुल्क है ईरान। ये कोई इजराइल नहीं है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, और ये मुल्क बहुत बड़ा है और ये लड़ सकते हैं। इनकी लैंड फोर्सेस हैं। यानी कि अमेरिका ने जो किया है उसका रिटेलिएशन आएगा, इसका एस्केलेशन होगा। ये इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। इस बीच एक बड़ी खबर, युद्ध से ही जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अमेरिका ने अपने हमलों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं और हमले के बाद में अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमले के बाद में पश्चिमी एशिया को लेकर अलर्ट अमेरिका के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है कि अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं। हमले के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से ईरान में दाखिल होकर इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खास करके करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब ईरान और इजराइल वॉर फ्रंट में उतरे हैं। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद में यह हमला कई मायनों में एक बड़ा मैसेज है विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका की सीधी एंट्री एक बड़ा संकेत देती है। इस सब के बीच में लगातार जो बड़े अपडेट है वो आ रहे हैं। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं। ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च कर दी हैं, जो कि सीधे तौर पर ये एक रिटेलिएशन मैसेज है कि हम अमेरिका के हमलों से डरते नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें नुकसान नहीं हुआ है और हम इसी तरीके से इजराइल के ऊपर हमले जारी रखने वाले हैं। ईरान की तरफ से इस मिसाइल लॉन्च के जरिए यही क्लियर कट मैसेज दिया गया है। 30 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर दी गई है। सर, देखना पड़ेगा कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर ये मिसाइलें लॉन्च की हैं सिर्फ 30, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर हम देखें जब ये युद्ध चालू हुआ था तो ईरान जो है दिन में 200-100 मिसाइलें फायर करता था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से वो महज 50-50, 40-40 मिसाइलें फायर कर रहा था, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि ये युद्ध अगर लंबा खींचना है और खासतौर से अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो ईरान के पास टोटल इन्वेंट्री तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो आंकलन ये था उनके पास 2000 थे, आज तक उन्होंने 800 फायर कर दिए हैं, तो 1200 बचे हैं। इन 1200 के साथ ही ईरान को अब भविष्य का युद्ध लड़ना है इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो 30 मिसाइल लॉन्च किए गए हैं, इनमें से इजराइल के अंदर पेनिट्रेट कितने कर पाते हैं। फाइनली आप देखेंगे कि इनमें से महज 30 में से 10 या 8 या 6 ही इजराइल में जाके टारगेट से टकराते हैं। अभी ईरानियन जो लीडरशिप है उनका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा अमेरिकन फोर्सेस जो पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड हैं। क्या पर्शियन गल्फ में जो अमेरिका की एयर बेसेस हैं, क्या पर्शियन गल्फ में जो अमेरिका की नेवी है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए? लेकिन यूके देवनाथ जी, अनलिमिटेड एम्यूनेशन तो किसी भी कंट्री के पास नहीं है ना। खबरें तो इजराइल को लेकर भी ये सामने आ रही थी कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी उतना एक्टिवली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके मारने में अब सक्षम नहीं रहा जितना पहले स्टार्टिंग में इवेंचुअली कर रहा था, क्योंकि खर्चा इजराइल को भी ज्यादा उठाना पड़ रहा है इसके लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का भी आयरन डोम का जो इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है। देखिए, खर्चे से ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि जो आयरन डोम में जो मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ होती थी उसका जो वॉर हेड और सीकर हेड है वो अमेरिका की एक कंपनी रेडियन बनाती थी। पिछले 1.5 साल से वो फैक्ट्री 3 शिफ्ट में चला रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने से उस फैक्ट्री को उन्होंने एक्सटेंशन करके एक और प्रोडक्शन लाइन खोला था। इसके बावजूद आयरन डोम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था कि अब रेडियन कंपनी जो है उनको वॉरहेड का जो सीकर है गाइडेंस किट वो सप्लाई नहीं कर पा रही है। ये खास वजह थी कि इनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल क्यों कम हो गए। मैं आपको बताता हूं कि आमतौर पे जो कमांडिंग ऑफिसर होता है एयर डिफेंस यूनिट का, उसके पास अपनी जेब में उस वक्त कितनी मिसाइलें होती हैं? 24, 36, चलो 92, लेकिन किसी भी कमांडर के पास उस वक्त जमीन पर अपने जेब में हम बोलते हैं कि इमीडिएट यूज के लिए जो इंटरसेप्टर है 300-200 नहीं होती हैं। तो शॉर्टेज इजराइल में थी इस तरह की। लेकिन फर्क है, देखिए
इंटरसेप्टर मिसाइल जो है आप 2-3-4-5 दिनों में 200-300 बना सकते हो, लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान फायर कर रहा है ये मैसिव अफेयर है, जैसे हमारा पृथ्वी, हमारा यानी अग्नि, कि इनकी डिस्ट्रॉय ये करने की बनाने में क्षमताएं समय काफी लगता ज्यादा है। यूके देवनाथ जी। कर्नल उत्कर्ष, फिलहाल अलग अलग कंट्रीज जो है वो ईरान के सपोर्ट में नजर आ रही हैं। ऐसे में चीन और रशिया की भी आपस में बातचीत हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि वो दोनों भी इस वॉर में सीधे तौर पर उतर सकते हैं। लेकिन ये जंग किस तरफ अब जाती हुई नजर आने वाली, क्या ईरान वाकई में सरेंडर करेगा? क्योंकि खबरें ये भी मिल रही हैं कि खामेनेई को अपनी मौत का डर सता रहा है और वो अपने उत्तराधिकारी का चयन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को दरकिनार करके जो मौलवी हैं उनको सामने रख दिया।